सबसे पहले आपसे पूछा ये जाता है कि जी फॉरेन पॉलिसी कर लो बेटा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कर लेते हैं। अच्छा सर, क्या क्या करना फॉरेन पॉलिसी में, सारे रिलेशन कर लो। आपसे कोई ये नहीं पूछता कि बेटा फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप मुझे बता सकते हो? कितने बच्चे मेरी क्लास में, सबसे जो टैलेंटेड बच्चा है सारा, आप बताओ कि फॉरेन पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी हमें। वाई, हमें तो वाई ही नहीं पता इसका। पता है आप में से किसी को? नौरी नरीज, फॉरेन पॉलिसी पता है हमें क्या होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये क्यों आई, कब आई, कैसे आई, इसकी जरूरत क्या है। ऐसे ही है। जी, अगर आप में से किसी को पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो आप लिख सकते हैं कि भाई सर हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, और नहीं पता तो बिल्कुल फाइन, कोई इशू नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्टेट्स क्यों बने। ठीक है, स्टेट्स क्यों बने? स्टेट्स बने हैं आपके 1648 में जाके। अब आप बोलोगे अच्छा सर 1648 में स्टेट बने तो ये क्यों बने। आपके पास है एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। सर इसका नाम हमें सुना सुना लग रहा है सर, हमने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को ना कहीं जरूर सुना है। अच्छा जी, जिन्होंने सुना है अब वो रिकॉल करेंगे कहाँ। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी 30 ईयर्स की डेडलीस्ट वॉर के बाद। 30 सालों की एक जंग होती है, डेडलीस्ट होती है, और इसका जो सेंटर था वो यूरोप था आपका। ये किनके बीच में होती है? ये होती है आपके पास प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान में। यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर दो बड़े आपके ग्रुप थे। जैसे अगर हम एक मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ बरेलवी देवबंदी, शिया सुन्नी, इस तरह के एक ही चीज के दो फ्रैक्शंस हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। अच्छा हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि आपस में इनके दरमियान में लड़ाई हो गई और डेडली वॉर शुरू हो गया, ये इनको मारते, फिर माइग्रेशन स्टार्ट हो गई। ये काम 30 साल तक चला, 1618 से लेके 1648 तक, और फिर इसको खत्म किया गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पे आके। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या है कि जी एक स्टेट होगा। ठीक है, स्टेट क्या होगा? आपको एक लैंड दी जाएगी, उस लैंड पे आपके पास कुछ पॉपुलेशन होगी, और यू विल बी सॉवरेन, आप उस पे आजाद होगे। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है, तो अब ये सब हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे के थिएटर में क्या हुआ। नेक्स्ट ये हुआ कि जी अब लोगों को जगह भी मिल गई। जैसे मिसाल के तौर पे ये ए कंट्री है, यहाँ पे बी कंट्री है, यहाँ पे पानी आ गया, यहाँ पे सी कंट्री आ गई। मैंने ऐसे आपको सिर्फ एक मिसाल देने के लिए बनाया है इसको। ठीक है, ए बी सी। ए बी सी का मामला क्या है कि अब ए को काम करना है, लेकिन जैसे कोई आपके पास दरिया के किनारे होता है तो वो एग्रेरियन कहलाता है। ठीक है, कोई एग्रेरियन है, कोई इंडस्ट्रियल है। ठीक है, किसी के पास सारे मौसम है, किसी के पास सिर्फ एक ही मौसम है। सही। अब इनके पास एग्रीकल्चर है, लेकिन इनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है।
तो इनको बी से राब्ता करना है, ठीक है। अब ए को बी से राब्ता करना है तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास आई एक टर्म फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन है आपके पास, जो आप कहते हो ना सर कंटेंट कंटेंट, तो आप लिखेंगे इसमें द ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन defines foreign policy as the complex and dynamic political course that a nation follows in relations to other states। अब आप देखो सीएसएस के पेपर के लिहाज से अगर आप किसी चीज की डेफिनेशन देते हो तो आप पक्के हो जाते हो। ठीक है, अब आपने ये डेफिनेशन दे दी, अब आपको समझ में आ गया कि एक नेशन जो है, एक नेशन जो है वो कैसे काम कर रही है, उसके कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक पॉलिटिकल कोर्स हैं वो फॉलो करती है दूसरे नेशन के साथ, तो वो क्या कहलाती है, फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, ये हो गई फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन और ये आपका कंटेंट है। क्यों? क्योंकि आपको एक टर्म मिल गई, आप इसको यूज कर लें, जहां जहां फॉरेन पॉलिसी है आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर वन, नेशनलिज्म। सबसे पहला फैक्टर ही नेशनलिज्म होता है आपका। अब आप बोलोगे सर नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म होता है कि कौम का एक होना, वन यूनिट। ठीक है, अगर आपकी कौम वन यूनिट है तो आपके पास नेशनलिज्म होगा कि भाई अपने मुल्क के लिए मरने लड़ने को तैयार है, पेट्रियोटिक अवाम है हमारी। ठीक है, हमारी नहीं, मिसाल दे रहा हूं, तो ये नेशनलिज्म कहलाता है। अच्छा, इसका मुशाहिदा हमने कब किया, हमें कब पता चला? जब यूएसए ने इंडिपेंडेंट हासिल किया अपना। ठीक है, 4 जुलाई को, जब 1700 के लास्ट में ये सब हो रहा था, तो यूएसए की जो अवाम थी ना, वो एक पेज पे आ गई थी ड्यू टू मैनी रीजंस। जब आप अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा। ठीक है, आपको तब आइडिया होगा कि यार अच्छा ये हुआ था इनके साथ, तो इन्होंने क्या किया था, एक कौम बन गए थे ये, और कौम बनने के बाद इन्होंने नेशनलिज्म दिखाया। तो इन्होंने जो पॉलिसी इस्तेमाल की वो किसकी थी? वो नेशनलिज्म पॉलिसी थी, जिसने इन्हें एक अलग मुल्क बनाया। ठीक है, पहले ये इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था। दूसरी चीज आइडियोलॉजी। आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी आइडियोलॉजी पे चलती है कि जी हमारी आइडियोलॉजी है क्या असल में। ठीक है, अगर किसी मुल्क की आइडियोलॉजी ये है कि जी हमें सिर्फ शेल में जाना है अपने, नहीं हम सिर्फ डिफेंस करेंगे अपना, तो वो कर सकता है। बात करते हैं कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर के एरा में क्या हो रहा था कि यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के बिल्कुल टक्कर पे थे। अब इसमें आइडियोलॉजी का गेम था कि वॉर कहीं नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ डराना था कि कभी 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा है, कभी हॉटलाइन पे बात हो रही है प्रेसिडेंट्स की आपस में। ये सब टैक्टिक्स थे, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी इससे भी चेंज होती है। इसके बाद होते हैं नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, अब नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसी तमाम चीजें जो कौमों के फायदे में होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इंडिया और चाइना की जंग चल रही है लद्दाख के एरिया में, आस्काई चिन का एक एरिया है वहां पे इनकी लड़ाई चल रही है। बट डू यू नो कि इनका ट्रेड मुतासिर नहीं हुआ, इनका ट्रेड वैसे ही चल रहा है। ठीक है, इनका ट्रेड जो है वो चल रहा है। प्लस
हम बात करते हैं कि जी तुर्की एक इस्लामिक मुल्क है और तुर्की का ऐसा, तुर्की की सबसे ज्यादा जो ट्रेड है वो इसराइल के साथ है। भले आप ऊपर ऊपर किसी कंट्री को मना कर रहे हो। फर्स्ट वाला पॉइंट नेशनलिज्म कैसे इफेक्ट, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया रीच, अब मैं आगे काफी चला गया हूँ उससे। ये अभी दोबारा आप उसमें रिकॉर्ड में मेरी सुन लेना, समझ में आ जाएगा ये। अच्छा, तुर्की और इसराइल की ट्रेड हो रही है, पाकिस्तान की जो ट्रेड है जी वो किसी और कंट्री के साथ हो रही है, बट फ्रंट पे वॉर है। तो क्योंकि ये आपके नेशनल इंटरेस्ट में चीज आ रही है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं जी हमें इस वाले पॉइंट को देखना। अच्छा जी, सर ये तो 3 पॉइंट हो गए। अब फॉरेन पॉलिसी ये भी देखती है कि जी किस मुल्क का साइज कितना है। अब ऑब्वियस है कि पाकिस्तान जो है वो रशिया से नहीं वॉर कर सकता, या चाइना से वॉर नहीं कर सकता, या इंडिया के पूरे उससे एट अ टाइम आप वॉर नहीं कर सकते। आप रकबे में छोटे हो, तो अगर आपका साइज कम होता है, आपकी जियोग्राफी कम है, तो आपकी मिलिट्री पावर भी कम है, आपकी पॉपुलेशन भी कम है, रिसोर्सेज भी कम होंगी फिर, क्योंकि अगर मुल्क आपका छोटा है तो जगह ही नहीं है आपके पास तो। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है किसी का? आपकी ज्योग्राफी बताती है कि आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी। जैसे हम कहते हैं कि स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, आइलैंड है, इसी तरीके से आयरलैंड है। ये वाली कंट्रीज कहते हैं हम कि सर ये ना बड़े पुरअमन मुल्क है। न्यूजीलैंड हो गया, ओवरऑल कहते हैं कि जी ये बहुत ज्यादा पीसफुल कंट्री। क्यों? बिकॉज इनको नेचुरल बैरियर मिला हुआ है। स्विट्जरलैंड कवर्ड है, पहाड़ों से कवर्ड है, कोई अटैक नहीं कर सकता इस पे। तो जब एक मुल्क है ही कवर्ड, उसे पता है कि यार मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मुझे अपनी पैसे मिलिट्री पे नहीं लगाने, तो वो क्या करता है, वो करता है अपने लोगों की डेवलपमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं कि जी अपने लोगों को पैसे देते हैं, अपने मुल्क को बहुत अच्छा रखते हैं, कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं, सब सेट चल रहा है मामला। ठीक है, तो जियोग्राफी भी डिसाइड। अब पाकिस्तान 3 साइड से घिरा हुआ है दुश्मनों से, और चौथी साइड में आपके पास पानी है, अब जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, इसके बाद नेशनल कैपेसिटीज, नेशनल कैपेसिटीज वेरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसराइल अटैक कर रहा है किसी मुल्क पे, और ईरान इज ट्राइंग टू कॉन्फ्रंट इट, लेकिन उसके पास भी लिमिटेड जराए हैं, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी ये देखेगी, अच्छा नेशनल कैपेसिटीज में हम आंख से आंख मिला सकते हैं इसराइल के। बोलेगा नहीं यार थोड़ा सा तो देख सकते, बोला नहीं यार ये नहीं करो, चेंज कर दो इसको। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि आपके पास एक क्लोज पॉलिटिकल सिस्टम होता है और एक ओपन पॉलिटिकल सिस्टम होता है। क्लोज पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर अपोजिशन नहीं होती। सही है। अब अपोजिशन किस मुल्क में नहीं है? नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, इनके अंदर वन सिस्टम चलता है कि जो शाह ने बोल दिया वो हो गया। बात समझ में आ रही है? सही है ना? उसके बाद है ओपन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके अंदर पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, यूएसए आ गया, जहां पे ओपोजिशन भी है, जहां डिबेट भी होती है, जहां पार्लियामेंट मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं कि एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। और एक और पार्ट है इसके अंदर, अलायंसेस। अब आपने अपने मुल्क को सेट कर लिया, अब आप ये देखते हो कि यार मुझे किससे अलाइन होना है। अगर हम 1947 की मिसाल लेते हैं कि जब कायदे आजम को एक नया मुल्क मिला, बिल्कुल उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या आप यूएसए की तरफ जाते, या आप यूएसएसआर की तरफ जाते।
कायदे आजम ने चूज किया यूएसए को कि जी हम कैपिटलिज्म सिस्टम के साथ जाएंगे और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी होगी। तो वहां से फिर चीजें चेंज हुई। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इन शॉर्ट आपको बताने का मकसद है कि सिर्फ एक टॉपिक से आपके पास इतनी चीजें आ सकती हैं। सोचा। सही है। तो अब आपने जब भी पढ़ना है, आपने टॉपिक पढ़ा, उसमें आप इस तरह की चीजें निकालें। जैसे अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो जी समझ में आया, अच्छा सर आपने हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पढ़ाया, गुड। आपने हमें फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन बताई, दो चीजें हो गई। फिर नेशनलिज्म में एक मिसाल दे दी। अब आपके पास ऐसे अगर आते तो अगर कहीं पे पेट्रियोटिज्म है तो आप डायरेक्टली उठा के कोट कर दें कि एज द वर्ल्ड हैज सीन द यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज ओनली ड्यू टू द पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। बस मिल गया नेशनलिज्म की एक मिसाल आपको, एक आर्ग्यूमेंट तैयार हो गया आपका। आइडियोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी पे बना है, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे। सही है। समझ में आ रही है मेरी चीजें। इसी तरीके से फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कोल्ड वॉर क्या होती है। सही है। कि सर कोल्ड वॉर क्या चीज है आपको पता होना चाहिए। यूएसएसआर, अच्छा सर यूएसएसआर जो है ये तो अब नहीं सुनने में आता, तो क्या हुआ इसके साथ वो आप पता करें। दिस इज हाउ यू बिल्ड कंटेंट। अच्छा स्काई चिन्ह का आपने बताया, तो अगर इंडिया चाइना लड़ रहे हैं स्काई चिन्ह में, तो पाकिस्तान और इंडिया कहाँ लड़ रहे हैं? क्या इंडिया का सिर्फ चाइना और पाकिस्तान से मसला है? नहीं, इंडिया का तकरीबन अपने हर नेबरिंग कंट्री के साथ मसला है। उसको पढ़िए, ये कंटेंट है आपका। राइट। अच्छा जी सर, साइज की बात आपने की कि पाकिस्तान का साइज छोटा है तो वो जाहिर अपने से 2 गुना बड़े मुल्क से नहीं लड़ सकता, फाइन। अब ऐसे कौन कौन से ममालिक हैं जो कि साइज की वजह से मार खा रहे हैं? छोटे छोटे मुल्क हैं, अर्मीनिया है, अजरबैजान है, ब्राजील है, मैक्सिको, इनके छोटे छोटे साइज हैं। तो ये अपनी कैपेसिटी में काम करें। सिंगापुर एक छोटा मुल्क है। अब रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, यूएसए बहुत बड़ा मुल्क है, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है। तो इसी तरीके से अगर आप एक टॉपिक को पढ़ने बैठते हैं तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट जनरेट होता है, एंड दिस इज योर कंटेंट। तो आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो उसी को इन डिटेल पढ़ लो। और कोई सवाल है किसी का तो पूछें। यहां से आपको दो टर्म भी समझ में आ गई, ओपन पॉलिटिकल सिस्टम और क्लोज पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है जी, अब मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, आप लोग सवाल कर सकते हैं।